एक करोड़पति व्यक्ति किसी बात को सोचकर रात भर परेशान रहता है। दूसरे दिन की सुबह जैसी होती है तो सुबह उठकर वह तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस जाने के बाद उनके ऑफिस में सफाई का काम करने वाली जो लड़की होती है उससे जाकर कहने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब यह बात सुनते ही वह लड़की पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से ये करोड़पति आदमी अपने ही ऑफिस में काम करने वाले सफाई करने वाली से शादी करना चाहता है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक गरीब परिवार होता है। परिवार के अंदर एक पिता होता है, एक उसकी बेटी होती है और पिता का नाम होता है श्यामल दास और बेटी का नाम होता है अनन्या दास। श्यामल दास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और यहाँ पर वह अपनी इकलौती बेटी को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रहे हैं। दरअसल जो अनन्या की माँ होती है उसकी मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी है और उसके बाद से उसके पिता ही उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया करते हैं। बेटी फिलहाल स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है और पिता उसे एक ही बात सिखाया करते हैं कि बेटा ईमानदारी से रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से ही जीना चाहिए। यहाँ पर पिता के कहे अनुसार बेटी भी इसी तरह से किया करती है और वह पढ़ने लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार होती है, क्योंकि जब कभी वो अपनी गरीबी को लेकर अपने पिता से सवाल किया करती और कहा करती कि पिताजी हम इतने गरीब क्यों हैं, तो पिता कहा करते कि बेटी कोई बात नहीं, बेशक से हम गरीब हैं लेकिन तुम पढ़ाई लिखाई करो। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगी तो बड़ी सी कंपनी में काम करोगी और काम करने के बाद अच्छा खासा रुपया पैसा कमा सकोगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बेटी होती है वो अपनी पढ़ाई लिखाई में जी जान लगा देती है और पिता भी अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए उसकी फीस के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी किया करता है। दरअसल जो श्यामल दास है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसी वजह से वो मंडी में इधर से उधर बोझा ढोया करता है, पल्लेदारी का काम किया करता है और अपनी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा रहा है। धीरे धीरे बेटी की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उसने बहुत ही अच्छे नंबरों से अपनी स्कूली पढ़ाई को कंप्लीट किया था। उसके बाद यह बात जब पिता को पता चलती है तो वह बड़ा ही खुश होता है और जब वह बेटी से पूछता है तो बेटी कहने लगती है कि पिताजी आगे मैं कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहती हूँ, क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई से अच्छी नौकरी मिल सकती है और हर कंपनी में इसके लिए जगह हुआ करती हैं। तो यहाँ पर जो पिता होता है वह कहता है कि ठीक है बेटी, बस तू ये बता दे कि कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर बेटी पैसे बता देती है और पिता दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसकी फीस के लिए पैसों का इंतजाम कर देता है। अब बेटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अनन्या अच्छी तरह से सभी सवालों को हल किया करती और अपनी बस्ती के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाई लिखाई भी करवाया करती, क्योंकि इससे एक तो उसका रिवीजन हो जाया करता है और उसे बच्चों को पढ़ाना बड़ा ही अच्छा लगा करता है। उसने तो ये भी सोच रखा है कि जब उसके पास रुपया पैसा हो जाएगा तो उसके बाद वह गरीब बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग क्लास चलाएगी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे अनन्या सेकेंड ईयर को पास करती है तो उसी दौरान यहाँ पर अनन्या के कॉलेज में अचानक से बस्ती के दो व्यक्ति आते हैं और वे आने के बाद उसे एक बुरी खबर सुनाते हैं। दरअसल यहाँ पर उसके पिता मंडी में जब काम कर रहे थे तो उसी दौरान जिस जगह से वो बोरी उठा रहे थे तो वहीं से बोरी खिसलने के कारण वह उनके नीचे दब जाते हैं और दबने के कारण उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। इसके बाद जो अनन्या दास होती है वह फौरन से अपने पिता के पास जाती है, जिनको उन लोगों ने एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा रखा था, और वहां पर जाने के बाद जब अपने पिता की हालत देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अनन्या का अपने पिता के अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पर बेटी अपने पिता को ठीक कराने के लिए जी जान लगा देती है और जितने पैसे डॉक्टर साहब कहते हैं उतने पैसों का इधर उधर से इंतजाम करने लगती है। लेकिन इन सब चीज़ों का इंतजाम करने के बाद भी जो अनन्या होती है वह अपने पिता को नहीं बचा पाती है और एक दिन बाद ही उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। हॉस्पिटल की फीस भरने के चक्कर में अनन्या के घर में जितनी भी जमा पूंजी उसके पिता ने इकट्ठी कर रखी थी या फिर उसके लिए कुछ छोटे मोटे गहने बनवा रखे थे, वो सारे के सारे उसने हॉस्पिटल के बिल के लिए दे दिए थे और उसके बाद भी पिता नहीं बच पाते हैं। अनन्या का रो रो कर बुरा हाल है कि उसके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, जो उसको सहारा देते थे और एक नई सोच की तरफ बढ़ाया करते थे। इसके बाद बस्ती वालों की मदद से पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसके बाद अनन्या अकेली उस घर के अंदर रह जाती है। यहाँ पर अनन्या अब सेकेंड ईयर में पढ़ा करती है और उसके बाद वह जब बेसहारा रह जाती है तो वह सोचती है कि किसी भी तरह से मुझे कोई नौकरी मिल जाए और उस नौकरी को करके मैं अपने जीवन को आगे जीने लगूं। इसी बात को सोचकर अनन्या इधर उधर इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन कहीं पर भी उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। जहाँ पर भी उसे नौकरी मिला करती तो वहाँ पर लोगों की नीयत अच्छी नहीं रहा करती और वो लोग उसका गलत फायदा उठाना चाहते। जब अनन्या इस बात का विरोध किया करती है तो वो लोग उसे नौकरी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि ना तो तुम्हारे पास डिग्री है और हम तुम्हारी आधी डिग्री पर ही तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, केवल टैलेंट काफ़ी नहीं होता कहीं भी नौकरी करने के लिए, तो यहाँ पर अगर काम करना है तो ये सब कुछ तो करना ही होगा। लेकिन अनन्या को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से वह उस नौकरी को छोड़कर इधर उधर और भी नौकरी ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर अनन्या को कोई भी नौकरी नहीं मिलती है।
अब धीरे धीरे कुछ समय बीत गया था पिता को जाए हुए, यहाँ से लगभग 3 महीने हो गए थे और अब तक यहाँ पर जो अनन्या होती है वो घर का सारा सामान बेच चुकी थी अपने खर्चे को चलाने के लिए, लेकिन अभी तक उसे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिली थी। जब धीरे धीरे 3 महीने पिता को इस दुनिया से जाए हुए हो जाते हैं तो उसके बाद एक दिन जब अनन्या नौकरी ढूंढने के बाद वापस अपने घर लौटती है तो उसके मकान मालिक ने उसके उस कमरे पर, जो उसका किराए का कमरा था और जिसकी छत भी टपका करती थी, उसको ताला लगा रखा था। और जब अनन्या मकान मालिक से पूछती है तो वो कहने लगता है कि देखो, जब से तुम्हारे पिता इस दुनिया से गए हैं उसके बाद से तुमने किराया नहीं दिया है। अब मैंने तो 3 महीने ये सोचकर रहने दिया था कि कोई बात नहीं, लड़की कुछ ना कुछ कर लेगी, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अनन्या इस बात को सुनकर उससे कुछ नहीं कह पाती है और चुपचाप ऐसे ही रह जाती है। यहाँ पर अनन्या जो होती है वह उसके बाद अब इधर उधर देखने लगती है कि वह कहाँ पर अपना समय व्यतीत करे और इसी आस में वह वहाँ से निकलकर सड़कों पर घूमने लगती है। दिन भर वह सड़कों पर ऐसे ही घूमती है, जगह जगह काम मांगती है कि उसे कहीं से काम मिल जाए, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। आज की रात उसके लिए बहुत ही कठिन थी क्योंकि आज तक वह कभी भी घर से बाहर नहीं रही और आज रात के 9 बज गए हैं, लेकिन अभी तक उसे कहीं भी कोई जगह नहीं मिली है। तभी अचानक से घूमते घूमते वह हावड़ा ब्रिज के नीचे पहुंच जाती है जहां पर एक बुजुर्ग बाबा लेटे हुए थे। और जब बुजुर्ग बाबा उसे उदास देखते हैं वहां पर तो वह कहने लगते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम इस तरह से उदास क्यों हो। तो यहाँ पर अनन्या जो होती है वो कहती है कि बाबा, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। ना तो मेरे पास पैसे हैं जो मैं होटल लेकर होटल में रह सकूँ, अब मुझे रात बितानी है और कैसे रात बिताऊँ। अब इस बात को सुनकर जो बाबा होता है वो कहने लगता है कि बेटी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर मेरा बिस्तर लगा हुआ है और तू चाहे तो यहाँ पर लेट ले। तेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ कि कोई भी तुझसे कुछ नहीं कहेगा और मैं खुद तुम्हारी रखवाली करूँगा। यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति होता है, जो गरीब भिखारी होता है, वह उसकी इतनी मदद कर देता है और इसके बाद जो अनन्या होती है मजबूरन उसी हावड़ा ब्रिज के नीचे उस भिखारी के पास में लेटने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ पर रात भर वह सो तो जाती है लेकिन उसकी आंख नहीं लगती है, बार बार उसे डर लगा रहता है क्योंकि शहर का मामला था और रात में गरीब लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाया करता है। लेकिन जब भी उसकी आंखें खुला करती और वह इधर उधर देखा करती तो वह जो बाबा होता है, बुजुर्ग बाबा, वह कहता है कि बेटी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी देखरेख कर लूंगा और तुम आराम से चैन की नींद ले सकती हो। धीरे धीरे ये रात तो बीत जाती है, लेकिन जैसी दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह अनन्या उसी बाबा से पूछने लगती है, बाबा अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर बाबा कहता है कि बेटी, जीवन जीने के लिए केवल 2 रोटियां चाहिए। अगर हाथ सलामत है और दिमाग में अच्छी सोच है तो आदमी कहीं से भी रोटी कमा सकता है। मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, इसी वजह से भीख मांगा करता हूं, लेकिन तुझे मैं भीख मांगने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। मेहनत कर और मेहनत करके कुछ ना कुछ कमा खा लेगी तू भी। ऐसा कहकर वह उसे मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर देता है। और जब यहाँ पर अनन्या देखती है इधर उधर तो उसे एक ऐसा आइडिया दिखता है जिसके बारे में वह सोचती है तो उसे लगता है कि इससे मेरी रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। दरअसल वहां पर मार्केट के अंदर चमकदार मोती मिला करते थे और उन मोतियों की वो माला बनाकर अगर बेचेगी तो उसकी रोटी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। जब वह इस बारे में उस बुजुर्ग बाबा से पूछती है जो कि भिखारी हैं तो वह कहता है कि हाँ बेटी, ये सही रहेगा और इसके लिए तुम्हें थोड़े बहुत जो पैसे चाहिए होंगे वो पैसे मैं दे दूंगा। यहाँ पर अनन्या उस बाबा की मदद से मोती खरीदती है और मोती खरीदने के बाद उन्हें प्रो कर माला बनाया करती, ब्रेसलेट बनाया करती और उन सभी को लेकर सड़क पर बेचने लगा करती, क्योंकि यहाँ पर यही काम उसको सेफ लगता है और सड़क पर उससे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। अब अनन्या की जिंदगी इसी तरह से चलने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ अनन्या को यह काम करते हुए लगभग 2 से 3 महीने हो गए थे, लेकिन जब से वो काम इसने स्टार्ट किया है तो उसके बाद से वह अपना और बाबा का पेट इन्हीं मोतियों से भर दिया करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। हालांकि कभी कभार उसे परेशान रहना पड़ता है जब उसके मोती नहीं बिका करते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन सड़क किनारे जब वह मोतियां बेचने के लिए खड़ी हुई थी तो उसे वहां पर एक पर्स मिलता है और उस पर्स को जैसे वो उठाकर देखती है तो वो पर्स पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ था। अब इसको देखने के बाद एकदम उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बातें याद आती है कि बेटी ईमानदारी से रहा करते हैं और अपनी ईमानदारी को कभी भी मत छोड़ना। इस बात को सोचकर वह उस पर्स को और भी खंगालने लगती है तो उसके अंदर से उसे आईडी मिलती है, जिस आईडी के अंदर उस पर्स वाले का पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ था और उसका नाम था विक्रम सिंह। अब यहाँ पर जब अनन्या अच्छी तरह से उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो उसे महसूस हो जाता है कि जो विक्रम सिंह है वे बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और उनका ही ये पर्स गिरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो अनन्या होती है उस पर्स को अपने पास रखती है और फिलहाल तो वह वापस से उसी ब्रिज के नीचे चली जाती है और रात भर उसी की देखरेख करती है। रात में कई बार उसके दिमाग में ख्याल आता है कि इस पर्स से पैसे निकालकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर ले, क्योंकि आज इस पर्स के चक्कर में उसका एक भी सामान नहीं बिका है और वह तो इस पर्स को मिलने के बाद वहां से वापस लौट आई थी।
इसके बाद धीरे धीरे रात कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह अनन्या फैसला करती है कि इस पर्स को इसके असली मालिक तक पहुंचाएगी और इसीलिए वह वहां से उस जगह के लिए निकल जाती है जहां का एड्रेस उसमें लिखा हुआ था। दरअसल इसके अंदर विक्रम सिंह की कंपनी का कार्ड भी था और उस कार के एड्रेस पर वो जाने के लिए चल देती है। ये जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर थी और वह एक बार तो सोचती है कि इस पर्स के पैसों में से ही एक ऑटो कर लेती हूँ, लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि शायद जिसका ये पर्स है वो ये कहेगा कि देखो खामखाई मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, अपने आप नहीं आ सकती थी क्या। तो इसी वजह से वह सोचकर चुपचाप रह जाती है और उस पर्स को लेकर सीधा उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां पर विक्रम सिंह का बहुत ही लग्जरी ऑफिस था। अनन्या ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे लेकिन वो साफ सुथरे थे। उसके बाद वह गेट पर जाती है और गेट पर जाने के बाद वॉचमैन से विक्रम सिंह से मिलने के लिए बात करती है। अब जो विक्रम सिंह होते हैं वो इस ऑफिस के मालिक थे और इसके बाद वह कहने लगते हैं कि तुम जैसी गरीब लड़की से विक्रम सिंह को क्या काम होगा, क्योंकि वो तो करोड़पति हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो अनन्या होती है वो अपने पास से उस पर्स को निकाल कर दिखाती है और उसके अंदर से विक्रम सिंह की आईडी दिखाती है। कहती है कि उनका पर्स है और इस पर्स को लौटाने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। अब जो गार्ड होता है वो कहता है कि ठीक है, लाओ तुम मुझे दे दो और मैं उनको दे दूंगा। लेकिन अनन्या उसको देने से हिचकती है और कहती है कि नहीं, इस पर्स को तो मैं खुद ही लौटाऊंगी और तुम्हें यह पर्स मैं नहीं दे सकती। तुम्हें तो क्या, मैं किसी को भी ये पर्स नहीं दूंगी। मैं इस पर्स को उसी व्यक्ति को दूंगी जिसकी आईडी इसके अंदर है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इसके पैसे निकाल लिए तो फिर क्या होगा। इस बात को सुनने के बाद जो गार्ड होता है वह उसे अंदर भेजने के लिए तैयार हो जाता है और यहां से उसे आगे की तरफ भेज देता है और कहता है कि रिसेप्शन पर जो मैडम है उनसे बात कर लेना और वो तुम्हें विक्रम सिंह जी से मिला देंगी। यहाँ पर जो अनन्या होती है वह उसके कहे अनुसार रिसेप्शन पर जाती है और वहां पर जाकर भी उससे यही बात कहती है। जो महिला होती है जो रिसेप्शन पर थी वह उसे विक्रम सिंह के पास ले जाती है और जैसे ही अनन्या विक्रम सिंह के पास जाती है तो विक्रम सिंह उसे देखकर कहने लगते हैं कि हाँ भाई, क्या काम है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो तभी जो अनन्या होती है उस पर्स को निकालकर उसके सामने कर देती है। लेकिन विक्रम सिंह जैसे इस पर्स को देखता है तो एकदम से बड़ा ही खुश होता है और उसको झट से पकड़ लेता है। कहता है कि ये तो मेरा पर्स है, तुम्हें कहां से मिला। तो इसके बाद जो अनन्या होती है वो उसे बताती है कि उस जगह पर मिला था और वहां से मैं इसे आपके पास लेकर आई थी, क्योंकि यहां पर मुझे लग रहा था कि इसके अंदर काफी सारे जरूरी डॉक्यूमेंट हैं और इसके अंदर पैसे भी थे। एक बार अपने पर्स को चेक कर लो, कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि बाद में मेरी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। अब इस बात को सुनकर और अनन्या की हालत को देखकर विक्रम सिंह को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि पर्स के अंदर उतने ही पैसे थे जितने उसने रख रखे थे और साथ में कोई भी चीज मिसिंग नहीं थी। जबकि अनन्या की हालत को देखकर लग रहा था कि वह काफी ज्यादा गरीब है और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो विक्रम सिंह होता है वो उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी ईमानदार कैसे हो सकती हो, वो भी आज के जमाने में। इस पर्स के अंदर ढेर सारे पैसे थे, अगर तुम चाहती तो इन पैसों को अपने पास रख सकती थी और इस पर्स को ऐसे फेंक सकती थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो अनन्या होती है वो कहती है कि साहब, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान बिल्कुल भी नहीं हूं। आपकी चीज मुझे मिली थी तो उसके बाद इसे आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ईमानदारी का पाठ बखूबी सिखाया है। भले ही मेरे पेट में रोटी ना हो, लेकिन अपनी ईमानदारी को मैं बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। ऐसा कहकर अनन्या वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जो विक्रम सिंह होते हैं वो उसे रोकते हैं और रोकने के बाद अपने पास से एक नोटों की गड्डी निकालते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। लेकिन तभी जो अनन्या होती है वह एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि नहीं साहब, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे आपके ऑफिस में नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मैं रोड पर काम किया करती हूँ और वहां पर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगा करता। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो विक्रम सिंह होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या काम कर सकती हो तुम। तो उसके बाद यहाँ पर जो अनन्या होती है वो कहती है कि जो काम आप बोलोगे वही काम मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे एक फिक्स सैलरी पर नौकरी मिल जाएगी तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो विक्रम सिंह होते हैं वो थोड़ी देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि देखो, हमारे ऑफिस में केवल सफाई कर्मी की जगह खाली है, क्या तुम वो कर सकती हो। तो इसके बाद जो अनन्या होती है वो बिना झिझके एक साथ से हामी भर देती है, कहती है कि हाँ साहब, आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो विक्रम सिंह होते हैं उसे सफाई कर्मी की नौकरी वहां पर दे देते हैं और अनन्या वहां पर बड़ी खुश होकर काम करने लगती है। यहाँ पर जो कंपनी के और एम्प्लॉय होते हैं वह इसे देखकर बड़े हैरान होते हैं और इसका मजाक सा उड़ाने लगते हैं, क्योंकि अनन्या काफी ज्यादा गरीब थी और उसकी गरीबी उसके कपड़ों से दिखा करती थी। हालांकि यहाँ पर उसे सफाई कर्मी की ड्रेस मिल गई थी, उसके कपड़े मिल गए थे, लेकिन उसके बाद भी वह घर से तो उन्हीं कपड़ों में आया करती थी। घर क्या, वो तो हावड़ा ब्रिज के नीचे उस बाबा के पास रहा करती थी। यहाँ से जाने के बाद वह बाबा को भी बताती है कि बाबा, मुझे नौकरी मिल गई है और अब मैं नौकरी करके अच्छे से पैसे कमाऊंगी और आपको भी भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर अनन्या वहां पर रहा करती है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 3 से 4 महीने हो जाते हैं और अब तक जो कंपनी के लोग होते हैं, जो कि
क्योंकि उसका पहले मजाक उड़ाया करते थे। वो अनन्या के व्यवहार को देखकर बड़े ही खुश होते हैं और उसकी तरफ इज्जत भरी निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि अनन्या ज्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करती है और अपने काम से काम रखा करती है। इधर विक्रम सिंह भी ये बात देखते हैं और उन्हें ये बात इसकी बड़ी अच्छी लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक दिन अनन्या को एक ऑफिस के ऐसे कमरे का काम करना था जिस कमरे के अंदर अकाउंटेंट बैठा करता था। वहां पर जाने के बाद अनन्या उसकी सफाई करती है तो तभी अचानक से टेबल पर पड़ी हुई एक फाइल पर उसकी नजर पड़ती है और उसके बाद उसे अपने कॉलेज के वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जो वो अकाउंट में पढ़ाई लिखाई किया करती थी। और इसके बाद वो ना चाहते हुए भी उस फाइल को खोल बैठती है और उसे पढ़ने लगती है। लेकिन इसके अंदर जो बिल थे उन बिलों को देखने के बाद अनन्या की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंट के द्वारा कंपनी को लूटने का एक प्लान बनाया गया था और सभी बिल ज्यादातर एक ही व्यक्ति के नाम से काटे गए थे। और बिलों को देखने के बाद लग रहा था कि साफ साफ इनमें गड़बड़ की गई है ताकि मोटी रकम उनसे ऐंठी जाए। अब इस बात को देखकर वह फिलहाल तो इस फाइल को वहीं पर रख देती है और अपने काम को कर वहां से निकल आती है। लेकिन उसके दिल में बार बार यह बात घूम रही है कि मुझे इस बारे में विक्रम सिंह को बताना चाहिए, क्योंकि घाटा तो उनका ही हो रहा है। फिलहाल यह बात वह अपने मन के अंदर दबा रखती है और सीधा वहां से वापस उसी हावड़ा ब्रिज के नीचे चली जाती है जहां पर वह बुजुर्ग बाबा के साथ रहकर अपना समय बिताया करती थी। वहां पर जाने के बाद जब वह काफी ज्यादा परेशान होती है तो यहाँ पर बाबा पूछने लगता है कि बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें। तो यहाँ पर जो अनन्या होती है वह बाबा को बताने लगती है। अब इस बात को सुनकर जो बाबा होता है वो कहता है कि बेटी ये तुम्हारी सही सोच है और कल जाकर जरूर से उस मालिक को ये बात बता देना। इसके बाद यहाँ पर जो अनन्या होती है वह भी यही फैसला करती है और दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही कंपनी का मालिक ऑफिस आता है तो उसके बाद जो अनन्या होती है वह कंपनी के मालिक के ऑफिस में चली जाती है और वहां पर जाकर उन्हें साफ साफ ये बात बता देती है। अब जैसे ही मालिक इस बात को सुनता है तो उसके बाद उसे बड़ी हैरानी होती है कि एक मामूली सी सफाई वाली इतनी सब बातों को इस तरह से कैसे बता सकती है। और वो कहने लगता है क्या तुम 100% श्योर हो। तो यहाँ पर अनन्या कहती है कि जी सर मैं 100% श्योर हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि मुझे पता है मैंने पूरी फाइल देखी है। इसके बाद वह मालिक जो होता है वह अनन्या की तरफ देखता रह जाता है और यहाँ से सीधा अकाउंट वाले को बुलाता है। अकाउंट वाले का नाम हरि सिंह होता है और जैसे हरि सिंह यहाँ पर आता है तो उसके बाद जो मालिक विक्रम सिंह होता है वो कहने लगता है कि अपनी वो फलानी वाली फाइल लेकर आओ, मुझे उसमें कुछ देखना है। इसके बाद जो अकाउंट वाला हरि सिंह होता है वह उस फाइल को लेकर आता है और उसे मालिक के सामने कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि मालिक इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया करता। लेकिन तभी यहाँ पर जो मालिक होता है वह उस फाइल को उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है कि इसके सभी बिलों को मुझे अच्छी तरह से पढ़कर सुनाओ। अब इसके बाद यहाँ पर जो हरि सिंह होता है उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं और उसके बाद वह एक एक करके बिलों को पढ़ने लगता है। जब वह बार बार एक ही नाम लेता है और बिलों की गड़बड़ साफ साफ दिखाई दे रही थी तो उसके बाद जो मालिक होता है विक्रम सिंह वह कहने लगता है कि क्या है ये सब। तो यहाँ पर जो हरि सिंह होता है वो कहता है कि साहब लगता है मिसप्रिंट हो गया है और आप चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक करवा कर लाता हूँ। लेकिन तभी जो मालिक होता है वो कहता है कि ये मिसप्रिंट नहीं है और मुझे पता है कि तुम गड़बड़ी कर रहे थे ताकि तुम एक्स्ट्रा पैसे कमा सको और ऐसे एम्प्लॉयज की हमारे यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर जो हरि सिंह होता है वो उनसे रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन मालिक साफ साफ मना कर देता है और उस फाइल को सबूत के तौर पर रखकर उसे उस ऑफिस से निकाल देता है। अब हरि सिंह उस ऑफिस से निकल गया था, लेकिन तभी यहाँ पर जो विक्रम सिंह होते हैं वह अनन्या को दोबारा से अपने केबिन में बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसे अपनी सामने वाली टेबल पर बिठाते हैं। जब यहाँ पर अनन्या उसके सामने बैठ जाती है तो वह पूछने लगते हैं कि अनन्या ये बताओ कि इतनी बारीकी से तुमने इसको पढ़ा था, क्या तुम्हें ये सब चीज आती है। तो यहाँ पर जो अनन्या होती है वो उसे बताने लगती है कि हाँ सर मुझे ये सब चीज आती है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन का 2nd ईयर कॉमर्स में कर रखा है, लेकिन उसके बाद किसी मजबूरी के कारण मैं अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। अब डिग्री ना होने की वजह से मुझे कहीं पर कोई अच्छा काम नहीं मिला करता है और इसी वजह से मुझे मजबूरन यहाँ पर सफाई वाली का काम करना पड़ रहा है। इस बात को सुनने के बाद वह पूछने लगता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी की वजह से तुम इसे पूरा नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो अनन्या होती है वह उसे पूरी मजबूरी बता देती है। अब इस बात को सुनकर विक्रम सिंह कहने लगता है कि जब तुम्हें इतनी अच्छी नॉलेज है तो तुमने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया। यहाँ पर जैसे ये बात अनन्या सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे विक्रम सिंह उसकी आंखों में आंसू देखता है तो पूछने लगता है कि क्या हुआ, किस वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तो अनन्या उन बातों को बता देती है जब वो कंपनियों में काम ढूंढने के लिए जाती है और काम भी उसे मिल जाता है, लेकिन लोग उसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इस बात को सुनकर जो विक्रम होता है वह अनन्या के बारे में बहुत कुछ समझ चुका था और उसे कहता है कि ठीक है तुम जाओ, कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आराम से काम करो, तुम्हारी जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी।
विक्रम सिंह आज यहाँ पर पूरा दिन काम तो करता है, लेकिन दिमाग में अनन्या ही घूम रही है और उसकी मजबूरियां घूम रही हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन को जी रही है और अकेली इस दुनिया से लड़कर संघर्षों का सामना करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जो विक्रम सिंह होते हैं वो जैसे अपने घर जाते हैं तो उसके माता पिता एक पुरानी बात को उससे कहते हैं, जो कि अक्सर वो कहते रहा करते हैं कि बेटा शादी कर ले, कब तक ऐसे जीवन को व्यतीत करेगा। विक्रम सिंह हर बार की तरह भी उनको टाल देता है और टालने के बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है, लेकिन रात भर वह अनन्या के बारे में सोचता रहता है और उसके व्यवहार के बारे में सोचता है। अनन्या का व्यवहार उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और जब माता पिता की शादी की बात उसके सामने आती है तो वह सोचने लगता है कि क्यों ना अनन्या से शादी के बारे में पूछा जाए और उसे अपनी कंपनी के अंदर अकाउंट ही संभालने के लिए दे दूंगा, और वो वैसे भी काफी ज्यादा मेहनती, ईमानदार और अच्छी लड़की है। घर वालों का काम भी पूरा हो जाएगा और उस बेसहारा लड़की को एक सहारा मिल जाएगा। यह बात सोचकर यहाँ पर जो विक्रम सिंह होता है वह सुबह तक ये बात तय कर लेता है और दूसरे दिन जाकर सुबह सुबह जैसे वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर अनन्या जैसे उसे सलाम करती है तो उसके बाद वो कहने लगता है कि अनन्या मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनन्या मालिक के कहे अनुसार उसके केबिन में चली जाती है और वहां पर जाने के बाद जो विक्रम सिंह होता है वह अचानक से उससे कहने लगता है कि अनन्या क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। अब इस बात को सुनकर अनन्या एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि सर ये आप क्या कह रहे हो, आप कहां और मैं कहां, मैं मामूली सी गरीब हूं जो कि ब्रिज के नीचे अपना समय व्यतीत कर रही हूं और आप करोड़ों की कंपनी के मालिक हो। लेकिन तभी यहां पर जो विक्रम सिंह होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि अनन्या दरअसल मेरी शादी तो हो चुकी थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और मुझको एक बेटी भी हो गई थी। एक दिन अचानक से मेरी पत्नी और मेरी बेटी एक हादसे में इस दुनिया से चली जाती हैं और उसके बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग हो गई और मैं केवल अपने बिजनेस पर ध्यान दिया करता हूं। लेकिन जब मैंने तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मेहनत देखी तो उसके बाद मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए और ये शादी मैं तुम्हारी मदद के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे घर वाले बार बार मुझसे शादी के लिए कहा करते हैं और मैं किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और मेरे घर वालों का शौक पूरा हो जाएगा। बदले में मैं तुम्हें अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट दूंगा अकाउंटेंट के रूप पर और तुम्हारी रुकी हुई पढ़ाई को भी कंप्लीट करवाऊंगा। अब यहाँ पर अनन्या को यह सौदा बड़ा ही अच्छा लगता है और उसके बाद वह हामी भर लेती है। विक्रम सिंह अनन्या को ले जाकर एक मंदिर में शादी करता है और शादी करने के बाद सीधा अपने घर ले जाता है। वहां पर जैसे अनन्या पहुंचती है तो उसके बाद माता पिता जब देखते हैं कि बेटा शादी करके आ गया है तो उन्हें इस बात की बड़ी खुशी होती है और इसके बाद यहाँ पर जो अनन्या होती है वह उसके घर में रहने लगती है। विक्रम सिंह ने उस बुजुर्ग बाबा का, जिस भिखारी बाबा ने अब तक उसको अच्छी तरह से रखा था, उसके लिए भी एक कमरा ले लिया था और उसका सारा खर्च खुद उठाया करता था। यहाँ तक कि विक्रम सिंह ने उसके लिए नौकर भी रख दिया था, क्योंकि अनन्या ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं अपने बाबा की देखरेख जरूर से करूंगी, अगर आपके घर में मैं रहूंगी तो आपको बाबा की देखरेख के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। अब विक्रम सिंह ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया था तो अनन्या को अब चाहिए भी क्या था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन दोनों को एक दूसरे से प्यार महसूस होने लगता है और एक दिन जो विक्रम सिंह होता है वो कहने लगता है कि अनन्या लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और इधर जो अनन्या होती है वह भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। फिलहाल के समय में अनन्या और विक्रम सिंह दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और पति पत्नी की तरह कोलकाता के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।